अरे ओ दुर्गा, कहाँ मर गई? जल्दी आ इधर, बहू को दर्द शुरू हो गया है। पैरों में मेहंदी लगी है क्या? कब से आवाज लगा रही हूँ, सुनाई नहीं देता क्या तुमको? आई ठकुराइन जी, भैंसिया को चारा डालने गई थी। आपने ही तो कहा था अभी कुछ देर पहले, दादी बनने की खुशी में भूल गए आप। हाँ हाँ, अब ज्यादा मत मटक, जल्दी आ और पानी गर्म करके ला। टाइम मत लगाइयो, पैर उठाओ तावली सी। आप चलिए बहुरानी के पास, मैं बस 2 मिनट में आई। ठकुराइन तेजी से अंदर रूम में घुसती है और दुर्गा बाहर कच्चे चूल्हे पर पतीला चढ़ा देती है। गोबर के उपले डालकर आग जलाती है और पानी गर्म करती है। दरअसल ये सीन इस वक्त कुंजपुर राजस्थान के सरपंच भवानी सिंह के घर का है, जहां एक बड़ी सी हवेली, जिसको देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि भवानी सिंह या फिर उनके पिताजी ने तो इस हवेली को नहीं बनवाया है, शायद उनके दादाजी ने बनवाया होगा। मतलब कि हवेली बहुत पुरानी थी, काफी लंबाई चौड़ाई में फैली हुई हवेली, जहां जनाना ड्योढ़ी अलग और मर्दाना अलग। अतिथि भवन जरूर सजा हुआ था, शायद ठाकुर साहब ने सरपंच बनने के बाद रंगाई पुताई करवाई थी। इस वक्त जितनी भागदौड़ जनाना ड्योढ़ी में हो रही थी, उतना ही उतावलापन लिए हुए ठाकुर भवानी सिंह मूंछों पर ताव देते हुए अतिथि भवन के सामने खाट जमाकर हुक्के के कश लगा रहे थे। उनके इर्द गिर्द 8-10 और लोग भी बैठे थे। उनके तौर तरीके से लग रहा था कि वो उनके परिवार के ही लोग थे। उनमें से 2 जमीन पर बैठे थे, जो शायद नौकर होंगे। हुक्के के कश लगाते हुए वो सब आपस में बातचीत कर रहे थे। ठाकुर साहब, एक मुद्दत के बाद हवेली में वो किलकारी गूंजेगी जिसकी आस लिए हुए हम 10 साल से बैठे हैं। आज तो माता रानी की कृपा इस हवेली में जरूर होगी। हाँ ठाकुर साहब, अब की तो हर हाल में कुंवर ही आएगा, देख लियो आप। आए भी क्यों ना, ठाकुर साहब ने अपनी सरपंचई से पूरे गांव की दुआ बटोरी है। आपके काम से तो सब खुश हैं और सारो गांव आपकी बड़ाई भी करे है। काको साहब, अब की हमारा गजराज बेटे का बाप ही बनेगा, ये देख लियो थे। अरे भाया, आप सबकी बात सही है। देवी मारी कृपा होवे तो ही ऐसी खुशी का काम हो सके है। और थे सब इतना उतावला ना हो। आपकी खुशी मैं समझ सकूं। जब होगा तो पहली खबर हमारे पास ही आवेगी। थोड़ी देर में ही साफ हो जाएगा कि क्या हुआ है। सरपंच साहब, क्या बात कर रहे हो आप? आपरा घर में ऐसी खुशखबरी आने वाली है और हम उतावले ना होवे? आ तो कामरी बात ना है। आपसे ज्यादा खुशी तो गांव को है और हम तो इस खुशी में शामिल होने वास्ते पहले ही आ गए हैं। और तो जब खुशखबरी आवेगी तब तो हवेली में जाम लग जाएगा। अरे भाई राम सुख, क्यों चिंता करे है, जाम लगने दे। हम तो खुद यही चाह रहे हैं कि इस हवेली में खुशियां आए और गांव का जमावड़ा यहाँ हो। माँ जगदम्बा की कृपा होने की देर है बस। आज इच्छा पूरी होती दिख रही है। हाँ ठाकुर साहब, आप चिंता मती करो, देवी माँ सबरी इच्छा जरूर पूरी करेगी। ठाकुर भवानी सिंह इस वक्त गांव के सरपंच थे। पहले उनके बाप दादाओं का राज चलता था, तो गांव में वैसे ही उनके परिवार का बहुत मान था और वो लोग भी गांव की भलाई का सोचकर ही काम करते थे। जब जागीरी गई तब भी गांव वालों ने उनके परिवार को सर आंखों पर बिठा कर रखा और भवानी सिंह के पिता भी वही रीत निभाते हुए गांव के लोगों के सुख दुख में शामिल होते रहे और अपनी तरफ से उनकी मदद भी करते रहे। इस बार सरपंच उम्मीदवार भवानी सिंह जब जीते तो पूरा कुंजपुर खुश हो गया। सारे गांव में ठाकुर साहब की तरफ से दावत दी गई और गांव के हर इंसान के चेहरे पर भवानी सिंह की जीत की खुशी उस वक्त दिखाई दी। ठाकुर भवानी सिंह के एक पुत्र था, गजराज सिंह, जिसकी शादी 10 वर्ष पहले बीकानेर रियासत के एक गांव में हुई थी। गजराज सिंह की पत्नी लाड कंवर पढ़ी लिखी लड़की थी, लेकिन कुंजपुर आने के बाद वो भी रूढ़िवादी धारणा में ढल गई। शादी के 1.5 वर्ष बाद ही घर में खुशखबरी आनी थी। आज की तरह ही उस दिन भी जमावड़ा लगा। गांव के लोग इकट्ठे हुए, लेकिन जब पता चला कि बेटी ने जन्म लिया है तो उनकी सारी खुशियां मायूसी में बदल गईं। बदलती सोच के साथ वो लोग आगे नहीं बढ़ रहे थे।
और उसी ढर्रे पर चल रहे थे जिस पर चलते चलते लोगों के शमशान में चबूतरे बन गए। वही रूढ़िवादिता अब तक इस गांव में थी, और ऐसे न जाने और कितने गांव होंगे जहां पर इसी तरह की विचारधारा आज भी कायम है। समय बीता और लाड कंवर ने जब दोबारा खुशखबरी दी तो परिवार में उम्मीद जगी कि इस बार जरूर बेटा होगा। लेकिन ये लाड कंवर की बदकिस्मती थी या फिर ठाकुर भवानी सिंह के चेहरे पर खुशी इतनी जल्दी आनी नहीं लिखी हुई थी। ये तो सब विधाता का खेल था। लाड कंवर को दूसरी भी पुत्री ही पैदा हुई। इस तरह से 1.5-2 साल के अंतराल में 4 बार लाड कंवर ने खुशखबरी दी, और चारों बार ही वो खुशखबरी जन्म के बाद मायूसी में बदल जाती है, क्योंकि भवानी सिंह और उसका परिवार ही नहीं बल्कि पूरा गांव ये उम्मीद लगाए हुए बैठा था कि गजराज सिंह का पुत्र हो, जो आगे चल करके गांव का प्रतिनिधि बने। लेकिन लाड कंवर हर बार पुत्री को जन्म देती। हालांकि इसमें उसका कोई दोष नहीं था, लेकिन पुरानी सोच और धारणा के चलते गांव की महिलाएं और बड़े बुजुर्ग अक्सर इस तरह की चर्चा में लगे रहते थे। जहां लाड कंवर भी उनकी उन्हीं बातों को महत्व देने लगी और पुत्री से नफरत करते हुए पुत्र का सपना देखने लगी। खैर, आज का समय शायद भवानी सिंह के लिए अच्छा था। करीब आधे घंटे बाद जब जनाना ड्योढ़ी पर थाली बजने की आवाज सुनाई दी तो उसी आवाज के साथ हुक्का फेंकते हुए भवानी सिंह उठे और मूंछों पर ताव देते हुए कमर पर हाथ रख के नाचने लगे। उनकी खुशी में शामिल होकर बाकी बैठे हुए लोग भी नाचने लगे। जमीन पर बैठे हुए वो दोनों आदमी दौड़कर अंदर गए और ढोल नगाड़े लेकर आ गए। ढोल नगाड़े बजने लगे और सब लोग उसकी थाप पर थिरकने लगे। आवाज गांव तक पहुंची और रात्रि होने तक पूरे गांव में पक्की खबर भी पहुंच गई कि ठाकुर साहब के घर पर पुत्र का जन्म हुआ है। अगले दिन ठाकुर साहब ने गांव भर के लिए शाही भोज का इंतजाम कर दिया और हवेली को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। पूरे गांव में भी सजावट की गई। रंग बिरंगे खुशबूदार फूलों से सारे रास्ते गलियारे सजाए गए और हवेली तक आने वाले गांव के सभी रास्तों पे फूल बिछा दिए गए। अगले दिन सुबह से शुरू हुआ शाही भोज का कार्यक्रम शाम तक चला और नजदीकी पड़ोसी गांव के जो लोग ठाकुर साहब को जानते थे और ठाकुर साहब की पंचायत के दूसरे गांव के लोग भी उन्हें बधाई देने के लिए आए और बदले में खुशबूदार लजीज पकवानों से अपना पेट भरकर वापस जाने लगे। संध्या होते होते सारे लोग हवेली से छंटने लगे। हवेली में मंगल गान सुनाई देने लगा। ठाकुर साहब का चेहरा इस वक्त 30 वर्ष के नौजवान की तरह चमकने लगा और ठकुराइन के पैरों में तो जैसे पंख लग गए हों, वो उड़ने लगी। उधर लाड कंवर भी 10 सालों का इंतजार पूरा करके पुत्र प्राप्ति पर अत्यधिक प्रसन्न थी। रात्रि के समय महिलाएं जनाना ड्योढ़ी में मंगल गान गा रही थी और बाहर अतिथि गृह के सामने ठाकुर साहब अपने कुछ नजदीकी रिश्तेदार और परिवार के लोगों के साथ बैठे बातचीत कर रहे थे। हंसी ठहाकों की गूंज दूर दूर तक सुनाई दे रही थी और ब्रांडेड विस्की की स्मेल भी आ रही थी। अंदर बैठी महिलाओं में से एक ने कहा, क्यों ठाकुराइन, मैंने कहा था ना कि देवी माँ के नाम की राखी बांध दो, इस बार बेटा ही होगा। हुआ कि नहीं? हाँ, हुआ ही। जतन तो पहले भी बहुत किए थे, लेकिन तब शायद हमने देवी माँ को मानने में कोई भूल की होगी, इसीलिए हमें यह खुशी देने में माता रानी ने इतना समय लगाया है। अंदर से दुर्गा दौड़कर आती है और हांफती हुई घुटनों तक ऊपर अपना घाघरा पकड़े हुए, आंखों में आंसू लिए हुए वो ठकुराइन से कहती है, ठाकुराइन, छोटे कुंवर सा कमरे से गायब हो गए हैं। हमने अंदर सब जगह देख लिया, कहीं नहीं मिल रहे हैं। क्या आप उनको यहाँ लाए हो? पागल हो क्या दुर्गा? मैं यहाँ क्यों लाती? और तुम यह क्या बोल रही हो? ऐसा भी हो सकता है क्या? सच ठाकुराइन, माता रानी की कसम, अंदर छोटे कुंवर नहीं है और बहुरानी का रो रो कर बुरा हाल हो रखा है। अब चलिए। दुर्गा ने जब बच्चे के गायब होने की बात बताई और जिस तरह से वो हाँफ रही थी, उससे अंदाजा भी लग गया था कि उसने जनाना जोड़ी में इधर उधर बच्चे को ढूंढने में भागदौड़ भी की है। ठकुराइन तो जैसे चक्कर खाकर गिर गई और उसके आसपास बैठी सभी महिलाएं भी अचंभित हो गईं। एक दिन का बच्चा आखिर कैसे गायब हो गया, कहां चला गया?
अपने आप तो उठकर वो जा नहीं सकता, ना ही रेंग कर कहीं जा सकता है। फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि बच्चा गायब हो गया? लेकिन हो सकता है शायद दुर्गा की आंखें धोखा भी खा जाएं, या फिर बच्चा घाट से नीचे भी गिर सकता है। इसलिए उन औरतों ने ठकुराइन को संभाला और दिलासा देने लगी। ठकुराइन, संभालिए अपने आप को, यह दुर्गा तो बावरी हो गई है। ऐसा भी हो सकता है क्या? चलो हम चल करके देखते हैं क्या माजरा है। हाँ माजीसा, आप जरा धीरज रखिए, ऐसा नहीं हो सकता है। आप बिना सच के इस तरह से निराश मत होइए। कुछ महिलाओं ने ठकुराइन को पॉजिटिव बातें बोली तो ठकुराइन के माइंड में कुछ विचार आए और वो खड़ी होकर अंदर दौड़ी। अंदर जाकर देखा तो लाड कंवर खाट पर बैठी रो रही थी। उसके पास उसकी बड़ी बेटी भी बैठी रो रही थी। 4-5 महिलाएं भी उसके साथ अंदर आईं और सब इधर उधर रूम में दौड़ रही थी। आसपास के अन्य रूमों में भी वो सभी एक एक करके छानबीन करने लगी, लेकिन किसी भी रूम में बच्चा नहीं मिला। रात्रि के करीब 10 बज चुके थे। बाहर अतिथि गृह के सामने ठाकुर साहब और उनके दोस्तों के बीच में आलीशान पार्टी चल रही थी। 10 वर्षों के बाद गजराज सिंह के पुत्र प्राप्ति होने पर पूरे गांव में जो खुशियां छाई थीं, पल भर में वो मायूसी में बदलने वाली थी। लेकिन ये सूचना ठाकुर साहब तक देने से पहले ठकुराइन और उसके साथ खड़ी गांव की कुछ समझदार महिलाओं ने तय किया कि घर के हर एक कमरे में देखा जाए। घर में एकमात्र काम वाली दुर्गा ही थी जो लाड कंवर के साथ आज पूरे दिन से थी, और उसी ने आकर के ये खबर दी थी। किसी और पर कोई शक की गुंजाइश नहीं थी। लेकिन बच्चे का गायब होना आश्चर्यजनक बात तो थी। सब महिलाओं ने पूरी जनाना ड्योढ़ी में छानबीन की और छानबीन के बाद ठकुराइन ने दुर्गा को अपने पास बुलाया। ठकुराइन भावुक हो चुकी थी, आंखों से आंसू निकल रहे थे। लगभग रुआंसी होकर उसने दुर्गा से कहा, दुर्गा, तू एक काम तो कर, कंवर सा के रूम में जाकर देख। कहीं वह पिता बनने की खुशी में भावनाओं में बह करके बेटे को खिलाने के लिए तो वहां नहीं ले गए हैं, और अगर वहां भी ना मिले तो मर्दाना ड्योढ़ी के सारे कमरों में छानबीन कर। ठाकुर साहब इस वक्त अपने दोस्तों के साथ बैठे हैं, उन तक यह खबर अभी मत पहुंचने देना। जी माजी साहब, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी जाकर के हवेली के सभी कमरे में छानबीन करती हूँ और बाकी सब जगह भी देखती हूँ। दुर्गा को गजराज सिंह के कमरे की तरफ भेज करके ठकुराइन और उसके साथ 1-2 महिलाएं घर के अन्य कोनों में बच्चे को खोजने लगी। यहां तक कि टॉयलेट, बाथरूम में भी जाकर उन्होंने देखा, लेकिन कहीं भी बच्चा नहीं मिला। उधर कुछ देर में दुर्गा भी हवेली के बाकी कोनों में छानबीन करके वापस आ गई। बदहवास दौड़ती हुई दुर्गा आकर के ठकुराइन से कहती है, माजी साहब, गजब हो गया, कहीं बच्चा नहीं मिल रहा, और बड़े कंवर साहब भी इस टाइम अपनी हवेली में नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह बच्चे को गोद में लेकर के खुशी खुशी बाहर निकल गए हो, क्योंकि इस वक्त उनका घर में ना होना भी चिंता की बात है। अरे ठकुराइन, यह हो सकता है कि कंवर सा के यार दोस्तों ने उसको बुलाया होगा और वह बच्चों को लेकर के उनके पास चले गए होंगे। इस हंसी खुशी में यह पता नहीं रहा होगा कि 1 घंटे के बच्चे को घर से बाहर निकाला जाए या नहीं निकाला जाए। यदि कंवर साहब बिना यह सोचे बच्चे को लेकर के चले गए हैं, तो फिर तो बहुत ही अजीब हो गया है। बच्चे के सिर पर बहुत सी बुरी नजर पड़ सकती है, काला साया भी उनके पीछे लग सकता है। जल्दी से आप कंवर साहब से बातचीत करने की कोशिश कीजिए। अरे आप सब लोग बावली हो गई हो, ऐसा कैसे सोच सकती हो? गजराज आज शाम के बाद घर भी नहीं आया, और वह मुझे बोल कर गया था वह अपने ननिहाल में है। वहाँ पर भी आज खुशियाँ मनाई जा रही हैं, तो वहाँ के जलसे में शामिल होने के लिए चला गया। मुझे पता है वह कल सुबह ही वापस आएगा। क्या? अगर ऐसा है तो फिर तो और भी ज्यादा टेंशन वाली बात हो गई है। इधर ठाकुर साहब जलसा कर रहे हैं और उधर कुंवर साहब जलसे में लगे हुए हैं, और यहाँ हमें नवजात बच्चा नहीं मिल रहा है। अब क्या करें ठकुराइन जी? किसी तरह अब यह बात ठाकुर साहब तक पहुँचाई जाए, ताकि वह जल्दी से जल्दी इस मामले की छानबीन भी करें।
कहीं कोई आपका शत्रु आदमी आकर के बच्चे को तो नहीं लेकर चला गया? हम लोग इधर मंगल गान में बिजी थे, क्या पता उधर बीननी सा भी बाहर चले गए हों और मौका देखकर कोई अंदर घुसा होगा। अरे दुर्गा, तू तो आज पूरे दिन बहू रानी के साथ ही थी ना? फिर तुझे पता होना चाहिए कि अंदर कौन आया था और कौन बच्चे को लेकर जा सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इनके घर में इतने दिन से तू काम कर रही है, किसी बात से नाराज होकर के तूने ही बच्चे को गायब कर दिया हो? हे राम 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 राम, काकी सा कैसी बातें कर रही हो आप? ठाकुर साहब का घर मुझे अपने घर से ज्यादा अच्छा लगता है और मैं कितने सालों से यहाँ काम कर रही हूँ। आप माजी सा को पूछो, कभी एक सेर अनाज के इधर उधर होने तक की नौबत नहीं आई। फिर बच्चे को गायब करने की आप बात कैसे सोच सकती हो? सरेआम आपने इतना बड़ा इल्जाम मुझ पर लगा दिया। राम करे माजी सा का बच्चा जल्दी मिल जाए, और अगर इसमें मेरा थोड़ा सा भी हाथ हुआ ना तो मैं गांव छोड़कर निकल जाऊंगी, या फिर आप मुझे बीच चौराहे पर फांसी पर लटका देना। आप यकीन कीजिए, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, और आप यह बात तो बीननी सा को भी पूछ सकती हो। पूरे दिन साथ रहकर उन्हीं का काम कर रही थी। अभी खाना खाने के बाद 5 मिनट के लिए मैं उनको गुसल खाने में लेकर गई थी और वापस आई तो वहाँ पर बच्चा नहीं था। आप बात कीजिए उनसे, बता देंगे आपको मेरे बारे में कि दिन भर मैं कहाँ थी और क्या कर रही थी। नहीं बहन, दुर्गा ऐसा ना कर सकती। मुझे दुर्गा पर पूरा विश्वास है, वो बेटी की तरह इस घर का ध्यान रखती है। फिर तो इस बात को ठाकुर साहब को जल्दी से जल्दी बतानी होगी, कहीं देर ना हो जाए। हाँ माजी सा, काकी सा ठीक बोल रही हैं। आप कहो तो मैं अभी जाकर ठाकुर साहब को यह खबर दे दूं, क्योंकि जो बच्चे को लेकर के गया होगा वह इतनी जल्दी तो गांव से बाहर नहीं जा सकता, और जाएगा भी तो कितनी दूर। ठाकुर साहब अपने आदमी पीछे भेज करके उनको पकड़ भी सकते हैं, लेकिन ज्यादा टाइम लगा तो फिर कुछ नहीं हो सकता। हाँ दुर्गा, तू जाकर के ठाकुर साहब को यह खबर जल्दी दे दे, उनको बोल के जल्दी कुछ करें। जी माँ जी सा, मैं अभी जाती हूँ, आप अंदर जाकर के बहू रानी को संभालिए। उधर दुर्गा अतिथि गृह के सामने चल रही पार्टी में बैठे ठाकुर साहब की तरफ दौड़ती है और इधर ठकुराइन अंदर के कमरे में जाती है। अंदर के कमरे में जाकर देखा तो लाड कंवर खाट से नीचे पड़ी हुई थी। उनका मुंह खुला था, हाथ पांव बिल्कुल फैले हुए थे, चुनरी भी दूसरी तरफ गिरी हुई थी और लाड कंवर के सिर से खून बह रहा था। ये देखकर के ठकुराइन चिल्लाकर रो पड़ी। ठकुराइन के रोने की आवाज सुनकर आंगन में बैठी सारी महिलाएं बेतहाशा दौड़कर रूम में गईं और अंदर का दृश्य देखकर उन सभी के मुंह खुले रह गए। बहू रानी की हालत देख करके साफ अंदाजा लगाया जा सकता था कि उनके प्राण भी निकल चुके हैं। उधर दुर्गा दौड़ती हुई जलसे के बीच पहुंची, जहां ठाकुर साहब के हाथ में बोतल थी और चांदी के गिलास में वो अपने सभी करीबियों को पैक बनाकर पिला रहे थे। चेहरे पर एक खुशी थी और वो सभी इसी खुशी से झूम रहे थे। सामने खड़ी हांफती हुई दुर्गा को देखकर ठाकुर साहब वैसे ही खड़े रह गए। ठाकुर साहब कुछ बोलते उससे पहले ही दुर्गा बोल पड़ी। ठाकुर साहब, छोटे कुंवर सा गायब हो गए हैं, घर पर कहीं नहीं मिल रहे। हमने सब जगह पर छान मारा है। आप अपने आदमी को भेज करके पूरे गांव की नाकाबंदी करवा दीजिए, शायद कोई हमारा दुश्मन बच्चे को चुरा करके ले गया है। ये सुनते ही ठाकुर साहब के हाथ से बोतल और गिलास दोनों गिर पड़े। फर्श पर गिरते ही बोतल के टुकड़े टुकड़े हो गए और ठाकुर साहब धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े। दुर्गा के मुंह से बच्चे के गायब होने की बात सुनकर ठाकुर साहब जमीन पर गिर चुके थे और जनाना ड्योढ़ी से अब एक साथ कई महिलाओं के रोने की आवाज आने लगी, जबकि ठकुराइन तो दहाड़ मारकर रोने लगी थी। गजराज सिंह की बड़ी बेटी जो अपनी मां के साथ अब तक बैठी हुई थी, वो भी कोने में दुबकी हुई सिसक सिसक कर रो रही थी। कुछ महिलाओं ने साहस किया और आगे बढ़ी, जबकि ठकुराइन जमीन पर बैठकर बेतहाशा रो रही थी। अरे सुखी, इधर तो आ, देखे तो सही हुआ क्या है। कहीं बच्चे के गम में बहू रानी ने आत्महत्या तो ना कर ली। राम राम। नहीं बहन,
बहुरानी ऐसा नहीं कर सकती। पहले भी हमने देखा है, 4 बार बेटियों को जन्म देकर भी हमेशा खुश रहती है। जब भी हम हवेली में आते हैं ना, तो हमारा स्वागत सत्कार करती है। त्योहार उत्सव पर खूब हंसकर खुशी खुशी के साथ हमारा सारा काम करती है। वह इतनी कमजोर तो नहीं हो सकती। लगता है कोई और ही अनहोनी घटना घटी है जिसके कारण यह सब हुआ है। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन अब इसको देखें तो सही उठा करके। ठकुराइन की हालत खराब हो चुकी है, इनसे तो हाथ लगाया नहीं जाएगा। हम ही देखते हैं क्या हुआ है। चलो 1-2 आओ, सब मिलकर के खड़ी करने की कोशिश करते हैं। मुझे लग रहा है कि सांसें चल रही हैं अभी। सब औरतें मिलकर लाड कंवर को उठाती हैं और वो चेक करती हैं तो उसकी सांसें अभी चल रही थी। ये देखकर सबकी थोड़ी हिम्मत बंधी कि वो अभी जीवित है। लाड कंवर को उठाकर बिस्तर पर सुलाया गया तो पता चला कि उसके सिर के पिछले हिस्से में चोट आई हुई थी, जहां से खून बह रहा था। उल्टा लिटाकर खून बंद करने के इलाज के लिए सब सोचने लगे और एक महिला ने ठकुराइन को पकड़कर खड़ा किया। अरे ठकुराइन जी, आप चिंता ना करें, बहुरानी ठीक है। शायद खाट से वह नीचे गिर गई और उसके सिर में चोट लग गई, इसीलिए यह खून बह रहा है। गांव के वैद्य जी को बुला करके जल्दी से इसके पट्टी करवाई जाए। बिल्कुल ठीक हो जाएगी, इतनी घबराने वाली कोई बात ना है। काकी सा, वैद्य जी आए तब तक इसके सर पर पट्टी कर दी जाए तो खून बहना रुक जाएगा। अभी क्या पता वैद्य जी गांव में हैं या नहीं हैं, क्योंकि आसपास के गांव में वही एक डॉक्टर हैं और तो कोई है नहीं। इधर उधर जाते रहते हैं। ठाकुर साहब के पास यह बात जल्दी से पहुंचाओ, वह वैद्य जी से बात कर लेंगे। सभी महिलाओं ने अलग अलग बातें करनी शुरू कर दी। ठकुराइन बहू की सांसें चलती हुई देखकर थोड़ी संभली और बहू का सर अपनी गोद में रखकर उसके सर पर हाथ फेरने लगी। महिलाओं ने अलग अलग उपाय बताए खून रोकने के लिए, जो आनन फानन में किए गए, ताकि जब तक डॉक्टर आए तब तक सर से बहता हुआ खून रुक जाए। अगर खून इसी तरह बहता रहा तो फिर डॉक्टर साहब भी क्या करेंगे। ये सोच करके कुछ घर पर बनी देसी दवा लगाई गई, जिससे खून धीरे धीरे रुकने लगा। अब उन महिलाओं के बीच में कानाफूसी होने लगी कि बच्चा गायब हुआ, बहुरानी के सर में चोट आई है, तो जरूर इस हवेली पर कोई काला साया है, जिस कारण से ये सब अनहोनी घटना हो गई है। साथ ही ये बातें भी जुड़ने लगीं कि हो सकता है कि कोई ठाकुर साहब का दुश्मन हो जिसने ये काम किया हो। उधर मस्ती में झूम रहे सभी परिवारजनों और ठाकुर साहब के करीबी मित्र ठाकुर साहब के गिरने की आवाज सुनकर दंग रह गए और सब अपने हाथ में पकड़े हुए ग्लास वैसे के वैसे जमीन पर फेंककर ठाकुर साहब की तरफ दौड़े। सबने ठाकुर साहब को संभाला। 2-4 लोगों ने पकड़कर ठाकुर साहब को कुर्सी पर बिठाया और पानी के छींटे उनके मुंह पर मारे। हड़बड़ाकर ठाकुर साहब ने आंखें खोली। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ठाकुर साहब, ये क्या? आप इतने साहसी आदमी हो, इस तरह से निराश थोड़ी ना होते हैं। कुछ कीजिए जल्दी। आप इस तरह से टूट जाएंगे तो फिर बाकी लोगों को कौन संभालेगा? हाँ ठाकुर साहब, ऐसे नाजुक समय में आपका इस तरह से हताश होना उचित नहीं है। साहस दिखा करके आपको छोटे कुंवर साहब की खोज भी करनी है और घर के बाकी लोगों को भी संभालना है। तो आप खुद को मजबूत रखिए। बाकी पूरा गांव आपके साथ है, हम सब लोग आपके साथ हैं। देवी माँ की बरसों बाद कृपा हुई है तो कुछ अनर्थ नहीं होगा। ईश्वर पर विश्वास रखिए और खुद को मजबूती से खड़ा रखिए। हाँ बड़े पापा, काकोसा ठीक कह रहे हैं। आप अंदर जाके मासा को संभालिए। शायद इस सदमे से वो भी टूट ना जाए, क्योंकि वो आपसे ज्यादा भावुक है। मैं आदमियों को भेजता हूँ और खुद भी जाता हूँ। पूरे गांव की नाकाबंदी कर देता हूँ। अभी साथ में पुलिस को भी फोन कर दूंगा। आप इत्मीनान रखिए और खुद को संभालिए। इस तरह से हताश मत होइए। ठाकुर साहब आंखें तरेर कर सभी लोगों को देख रहे थे, लेकिन उनके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। उनका मुंह अभी तक खुला था और हाथ पांव बिल्कुल शिथिल पड़े हुए थे। उन्होंने इशारा किया तो एक ने उनको पानी पिलाया। पानी पीने के बाद ठाकुर साहब कुछ संभले तो उन्होंने अपने भतीजे से कहा, बेटा आप जाओ, जल्दी पुलिस थाने में खबर करो और अपने सारे आदमियों को लेकर के पूरे गांव के चारों तरफ नाकाबंदी करो और ये काम जल्दी से जल्दी करो। जी पापा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं अभी जाता हूँ और
कंवर साहब कहीं नहीं जाएंगे, उनको वापस लेकर ही आऊंगा, आप बिल्कुल फिक्र मत करना। ठाकुर साहब ने अपने भतीजे विजेंद्र को उस अनजान चोर के पीछे पुलिस और अपने आदमी भेजने का आदेश दिया और भतीजा तुरंत भौहें तान कर निकल गया। दुर्गा अभी भी वैसी की वैसी खड़ी थी, जैसे उसके शरीर का सारा रक्त जम गया हो। तभी अंदर से एक औरत आई, लंबा सा घूंघट निकाले हुए। आकर के उसने दुर्गा के कान में कुछ कहा। ठाकुर साहब और बाकी लोग उस महिला की तरफ देखने लगे। रिवाज के अनुसार वो महिला इतने लोगों के सामने बोल नहीं सकती थी, इसलिए ठाकुर साहब इंतजार कर रहे थे कि दुर्गा और कौन सा संदेश सुनाएगी। ठाकुर साहब, अंदर बहुरानी को चोट आई है, शायद बच्चे के गम में वह गिर चुकी हैं, इसीलिए आप डॉक्टर को बुलाइए। डॉक्टर साहब के पास तो मोबाइल है और आपके पास भी है, तो उनको आप तुरंत फोन करके बुला लीजिए। उनके सर से खून बह रहा है, ऐसा अंदर से माजी शाह ने कहा है। ठाकुर साहब अभी एक दुखद घटना से उबरे नहीं थे कि दूसरी दुखद घटना आ गई और ये सुनकर के सभी लोग अचरज में पड़ गए कि अचानक से ये क्या हुआ। बरसों के बाद इस घर में आई खुशियां पल भर में ही क्यों चली गईं? ठाकुर साहब ने अपना मोबाइल निकाला और तुरंत डॉक्टर साहब को कॉल किया। डॉक्टर साहब, मैं ठाकुर भवानी सिंह बोल रहा हूं, आप जल्दी से हवेली आ जाइए, बहुरानी को कुछ प्रॉब्लम हुई है। जी ठाकुर साहब, आप चिंता मत कीजिए, मैं अब भी आया। उधर ठाकुर साहब के भतीजे विजेंद्र सिंह ने अपने 50 लठैतों को गांव के हर रास्ते पर नाकाबंदी के लिए भेज दिया। गांव के चारों तरफ हाथों में लंबे लंबे लठ लेकर ठाकुर साहब के आदमी इधर उधर छानबीन कर रहे थे। सूचना आग की तरह गांव में फैल चुकी थी, क्योंकि रात का टाइम था और इस टाइम लगभग गांव के लोग खाना खाने के बाद चहलकदमी करने गांव की गलियों में निकलते हैं। बहुत से लोग चौपाल पर बैठकर आपस में विचार विमर्श चर्चा भी करते हैं। इसी कारण बहुत से लोग विजेंद्र सिंह को घर के बाहर ही मिल गए और एक एक करके वो सारे लोग विजेंद्र के साथ होने लगे। कुछ ही समय में सैकड़ों लोग गांव के चारों तरफ जाने वाले हर रास्ते पर हाथों में लाठियां लेकर इधर उधर हर आने जाने वाले का इंतजार करने लगे और अनजान चोर को नजर गड़ाकर ढूंढने लगे। विजेंद्र के कहने पर गांव के बाहर भी लोग दौड़ दौड़ के देखने लगे कि जो रास्ता एक गांव से दूसरे गांव जाता है उस पर कोई अभी अभी गया हो तो उसका भी पीछा करें। ऐसा सोचकर सभी भागदौड़ करने लगे। इधर ठाकुर साहब सोच में डूबे थे कि अचानक से एक आदमी गिड़गिड़ाता हुआ हवेली में प्रवेश करता है। रोते हुए उस आदमी को देखकर ठाकुर साहब ने कहा, क्या हुआ रतन, इस तरह से रो क्यों रहा है? गजब हो गया ठाकुर, 5 बेटियों के बाद एक बेटा हुआ था, अभी 2 ही दिन का था कि कुछ देर पहले अचानक घर से गायब हो गया। सब जगह छान मारा लेकिन कहीं पता नहीं चला। माई बाप, आप गांव के सरपंच हो, हम तो साधारण आदमी हैं, कुछ कीजिए माई बाप। क्या रतन, यही तो मेरे साथ हुआ है, मेरा भी पोता गायब हो गया। इसका मतलब ये घटना गंभीर है, इसकी तह तक जाना बहुत जरूरी है। तुम चिंता मत करो, गांव के हर रास्ते पर आदमी भेजे हुए हैं और पुलिस भी आ रही है, सब ठीक होगा। घर जाओ और घर वालों को संभालो। जी ठाकुर साहब, आप जल्दी ही कुछ कीजिएगा। रतन निकल जाता है, लेकिन इस तरह से एक साथ 2 बच्चों के गायब होने की खबर ने ठाकुर और बाकी सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। तभी ठाकुर का मोबाइल बजा। ठाकुर ने देखा तो विजेंद्र का कॉल था। हाँ बेटा, बोल। बड़े पापा, इधर मोहल्ले में एक और बच्चा गायब है, लगता है ये कोई बड़ी भयानक समस्या आई है गांव में। हाँ बेटा, वो रतन का ना, अभी अभी वो आकर गया है मेरे पास। नहीं बड़े पापा, ये तो आपने नई खबर सुनाई है, इधर धनीराम के पोता हुआ था, वो भी गायब हो गया है। क्या? ये क्या हो रहा है हमारे गांव में? तुमने पुलिस को सूचना दी कि नहीं? हाँ, कॉल कर दिया है, पुलिस बस पहुंचती ही होगी और हम लोग भी पूरी चौकसी के साथ तलाशी कर रहे हैं। इधर विजेंद्र ठाकुर से बात कर रहा था कि अचानक गांव का एक व्यक्ति दौड़ता हुआ विजेंद्र सिंह के पास आता है, जो कि गांव के बाहर के सबसे बड़े चौराहे पर 5-7 आदमियों के साथ खड़ा था। क्या हुआ रावत, तुम इतना हाफ क्यों रहे हो? इस तरह से दौड़कर आ रहे हो, कुछ देखा तुमने? हाँ बड़े भैया, शमशान की तरफ जाने वाले रास्ते पर एक औरत भागी जा रही है। मैं अकेला था उधर, तो मैंने सोचा कि मैं आपको खबर दे दूं।
अगर हम 4-5 लोग उसके पीछे जाएं तो हम उसको पकड़ सकते हैं। और जिस तरह वो भाग रही थी, मुझे लगता है कि वही चोर है जो हमारे कंवर साहब को लेकर गया है। बड़े पापा, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। अभी लगता है कि हमारी ये प्रॉब्लम जल्दी ही खत्म हो जाएगी। विजेंद्र ने कॉल काटा। बड़ी बड़ी आंखें करके उसने एक बार रावत की तरफ देखा, फिर शमशान के उस रास्ते की तरफ देखने लगा। आसपास खड़े सभी लोगों की तरफ एक बार देखा। सभी हाथों में लाठियां लेकर के तैयार थे। विजेंद्र को यकीन था कि ये सभी एक इशारे पर कुछ भी कर सकते हैं। विजेंद्र ने कहा, चलो फिर देरी किस बात की, मैं भी आप लोगों के साथ चलता हूं, और देवी माँ ने चाहा तो हम इस चोर को आज पकड़ ही लेंगे। जी भैया, आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें। चाहे कोई कितना भी बड़ा चोर गुंडा बदमाश क्यों ना हो, हम उसकी एक एक बोटी नोच लेंगे जिसने हमारे घर के चिराग पर हाथ उठाया। आप चलिए, हम सब आपके साथ तैयार हैं। हाँ भैया, आप फिक्र मत कीजिए, हम उसको पाताल लोक में भेज देंगे, जमीन के नीचे गाड़ देंगे। जय माँ भवानी, जय माँ भवानी। सब उसके पीछे माँ भवानी का जय घोष करते हुए शमशान के रास्ते की तरफ दौड़े, और उस तरफ दौड़ते हुए उस आदमी के बताए हुए रास्ते पर आ गए जिस पर उसने किसी महिला को दौड़ते हुए देखा था। गांव के शमशान का थोड़ा बीहड़ जैसा इलाका था। सब लोग हाथों में लाठी लेकर के एक एक हो गए। विजेंद्र के साथ करीब 7-8 लोग थे, और सब शमशान घाट में हर एक पेड़ के पास, पेड़ के ऊपर, शमशान में बने चबूतरों के इर्द गिर्द सब जगह देखने लगे। कईयों के हाथों में टॉर्च थी। विजेंद्र के पास मोबाइल था। उसने अपने मोबाइल की लाइट ऑन कर रखी थी, और वो इधर उधर भागने वाले लोगों के पैरों के निशान भी देख रहा था। उधर घर में ठाकुर साहब को सभी लोगों ने दिलासा दी, ढाढ़स बंधाया, और ठाकुर साहब कुछ नॉर्मल हुए तो वो उठकर के जनाना ड्योढ़ी के दरवाजे पर गए। दुर्गा उनके साथ साथ थी। दुर्गा ने अंदर जाके ठकुराइन को बताया कि ड्योढ़ी पर ठाकुर साहब आए हैं, तो ठकुराइन उठकर धीरे धीरे चलते हुए दरवाजे पर आई। क्या हुआ गजराज की माँ? बरसों के इंतजार के बाद खुशियां हमारे घर पर आईं, और इन खुशियों को किसी की नजर लग गई। ऐसा कैसे हो गया? हम तो बाहर खुशियां मना रहे थे, झूम रहे थे। शायद हमने किसी को आते जाते देखा नहीं, लेकिन आप लोग तो अंदर थे। फिर ये सब कैसे हो गया? समझ में नहीं आ रहा जी, क्या हुआ। हम भी यहीं चौक में बैठे हुए थे। मंगल गान गा रही थी। पता नहीं कौन कब आया और कब कुंवर को लेकर के निकल गया। किस पर शक करें? हमारा तो ऐसा कोई दुश्मन भी नहीं इस गांव में, और आसपास के भी किसी गांव में मुझे नहीं लगता कि आपका कोई दुश्मन होगा। हमारी हवेली का कोई दुश्मन होगा, पर हम किस पर शक करें? पता नहीं देवी माँ की क्या इच्छा है। हमारा तो कोई दुश्मन नहीं है। जब से हमने होश संभाला है, तब से लेकर के आज तक कभी किसी को दुश्मन बनाया ही नहीं। राह चलते को भी हमने दोस्त बनाया है, और अपने पंचायत के सभी लोगों से हमने उतना ही लगाव किया जितना हम इस घर के सदस्यों के साथ करते। फिर ये सब क्या हुआ? कैसे हो गया? यही हमारी समझ में नहीं आ रहा है। हम आपको जानते हैं कि आपका व्यवहार कितना अच्छा है। इस हवेली के साथ साथ पूरा गांव जानता है। फिर हमारे साथ इस तरह की हरकत करने वाला कौन हो सकता है? किसी का क्या बिगाड़ा हमने? वो तो हम पता लगा करके ही रहेंगे। आप तनिक भी चिंता न करें। खुद को संभालें और बहुरानी को संभालें। हमने डॉक्टर को फोन कर दिया है, वो आते ही होंगे। बहुरानी को ज्यादा चोट तो नहीं आई ना? उनको क्या हो गया था? कैसे लग गई चोट? पता नहीं उनको क्या हुआ। हम बाहर बैठी थी। दुर्गा ने ही आकर के हमें यह खबर दी। हम उससे उबर ही नहीं पाए थे कि फिर से यह खबर मिली कि बहुरानी के सिर में चोट लगी है, और जब हम अंदर गए तो बेहोश थी, लेकिन सांसें चल रही हैं। सर में चोट लगी है, शायद वह खाट से नीचे गिर गई थी, लेकिन कैसे गिरी यह पता नहीं है। चलो डॉक्टर साहब आकर उनका इलाज कर देंगे। आप उनका ध्यान रखिए, खुद को भी संभालिए। हमने आदमी भेज दिए हैं गांव के चारों तरफ। जल्दी हमारे लिए अच्छी खबर आएगी, तो आप ज्यादा सोचिए मत और यहाँ के माहौल को संभालिए। अब हम बाहर चलते हैं। जी,
आप ध्यान रखिएगा, जोश में आकर के या गुस्से में आकर के आप कोई गलत कदम मत उठाना। पुलिस की सहायता ले लेना अच्छा रहेगा। आज के टाइम में पहले की बात और थी, जब हमारे आदमी सारी परेशानियां हल कर देते थे। आज भी हमारे इशारे पर चलते हैं, लेकिन फिर भी पुलिस की सहायता लेना समझदारी होगी। हाँ, मैंने पुलिस को फोन कर दिया है, विजेंद्र को भी भेजा है। वो जल्दी कोई अच्छी खबर लेके आएगा। आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं चलता हूँ, बाहर भी बहुत से लोग बैठे हैं। जी ठीक है, देवी माँ हवेली का कल्याण करें। ठाकुर साहब ठकुराइन से बात करके वापस बाहर आ गए और बाहर बैठे हुए लोग ठाकुर साहब को तरह तरह की सलाह मशवरा देने लगे। सबकी बातें ठाकुर साहब सुन रहे थे, कुछ अपनी तरफ से भी बता रहे थे। तब तक मुख्य दरवाजे पर डॉक्टर साहब पहुंचते हैं। ठाकुर साहब अपने एक आदमी को इशारा करते हैं और वो डॉक्टर को लेकर के जनाना ड्योढ़ी की तरफ जाते हैं। दुर्गा दौड़ के बाहर आती है और डॉक्टर साहब को लेकर अंदर जाती है। अंदर जाके डॉक्टर साहब ने बहू रानी का चेकअप किया तो उनका ब्लड प्रेशर हाई था। शायद रोने की वजह से या पुत्र वियोग में दुखी होने की वजह से ऐसा हो गया। सिर में लगी चोट पर डॉक्टर साहब ने मलहम पट्टी करना शुरू किया। कुछ देर में मलहम पट्टी करने के बाद कुछ जरूरी एडवाइस दी और कुछ दवाएं दी। उसके बाद डॉक्टर साहब वापस निकले और बाहर ठाकुर के पास बैठकर उनसे बातचीत करने लगे और बातचीत में उनको पता चला कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या हुई। चलिए ठाकुर साहब, कोई बात नहीं, ईश्वर सब ठीक करेगा। बहू रानी तो बिल्कुल ठीक है, उनके सर में थोड़ी चोट आई है, मैंने मलहम पट्टी कर दी है। कल शाम को आकर के मैं बदल दूंगा और 2 दिन में वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जरूरी दवाइयां भी मैंने दे दी हैं, उनका घाव भी जल्दी भर जाएगा। बाकी जो परेशानी आपके घर में हुई है वो मैं समझ सकता हूँ कि इस वक्त आपकी क्या हालत होगी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि जल्द से जल्द आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएं। जी धन्यवाद। आप कल शाम को आकर बहू रानी को फिर से देख लीजिएगा। बाकी तो ईश्वर की मर्जी से जो होना है वही होगा। डॉक्टर साहब चले गए और बाकी सब अभी भी ठाकुर साहब के पास बैठे थे। रात के करीब 12 बज चुके थे। उधर शमशान में विजेंद्र अपने आदमियों के साथ उस अनजान महिला को तलाश रहा था। अचानक से एक आदमी चिल्लाया, भाई साहब इधर आइए। सब लोग उस आदमी के पास दौड़कर जाते हैं। क्या हुआ, क्या देखा तुमने? भाई साहब, इस रास्ते पर ये पैरों के निशान हैं, नंगे पांव कोई इधर से गया है। हाँ, पैरों के निशान तो दिख रहे हैं। फिर जल्दी से इन पैरों के निशान के पीछे पीछे चलो, ये पश्चिन्न अभी के ही हैं, ज्यादा दूर नहीं गया होगा। हाँ भाई साहब, आप ठीक कह रहे हैं, हमें देर नहीं करनी चाहिए। चलो फिर इसी दिशा में आगे चलते हैं। उन पश्चिन्नों का पीछा करते करते विजेंद्र और उसके साथी आगे बढ़ने लगे। करीब 200 मीटर चले होंगे कि बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर सबके कान खड़े हो गए। इधर उधर खेतों की मेड़ पर चढ़कर देखने लगे। सब लोग शांत हो जाओ और अनुमान लगाओ कि आवाज किस दिशा से आ रही है। एक बार सब रुक जाओ, किसी भी तरह की आवाज मत करो, हमें सही दिशा का पता चल जाएगा। विजेंद्र के कहने पर सब लोग शांति से खड़े हो गए और अपने कान लगाकर सुनने लगे कि बच्चे की आवाज कहां से आ रही है। कुछ पल सुनने के बाद पता चला कि आवाज कहां से आ रही है। सब उस तरफ दौड़े और बगल के खेत में एक बड़े से पेड़ के नीचे खड़े हो गए। पेड़ काफी बड़ा था। आवाज अब बिल्कुल साफ सुनाई देने लगी, जबकि पेड़ के आसपास कुछ नजर नहीं आ रहा था। भाई साहब, ये आवाज इस पेड़ के ऊपर से आ रही है। सबने ऊपर देखा तो पेड़ की एक बड़ी शाखा पर बच्चा दिखाई दिया और उसके पास एक बिल्ली बैठी थी। रात के समय उसकी आंखें टॉर्च की रोशनी की तरह चमक रही थी। सब उसी तरफ देख रहे थे और वो बिल्ली उन्हीं को घूर रही थी। सब लोग पेड़ पर उस बिल्ली की तरफ देख रहे थे। टॉर्च ऑन थी और कुछ मोबाइल की रोशनी भी थी। बिल्ली और बच्चा दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। उस बिल्ली की बड़ी बड़ी आंखें बहुत भयानक लग रही थी और रात्रि के समय में और भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। साथ ही वो मुंह से आवाज भी निकाल रही थी। एक बच्चा तो पेड़ पर दिखाई दे रहा था। अब ये कौन सा बच्चा है ये तो पता नहीं था।
लेकिन विजेंद्र के दिमाग में यह भी चल रहा था कि बाकी के बच्चे भी यहीं आसपास हो सकते हैं। तो उसने अपने आदमियों से कहा, भाइयों, इस बच्चे को देखकर मुझे समझ में तो आ रहा है कि माजरा क्या है। अब एक बच्चा इस पेड़ के ऊपर है जहां तक मैं दिख रहा हूं। आप लोगों को बाकी के 2 बच्चे दिखाई दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? बड़े भैया, मैंने भी गौर से देखा, ये चीज मेरे भी दिमाग में थी। पेड़ पर तो एक ही बच्चा है, बाकी के 2 बच्चे और कहां हैं? मुझे तो लगता है कि यहीं आसपास ही होंगे। हाँ, यही मैं सोच रहा हूं कि बाकी के 2 बच्चे भी यहीं हो सकते हैं। जब एक बच्चा यहां है तो जरूर वो दोनों बच्चे भी यहीं होने चाहिए। अब हमें उन दोनों को भी ढूंढना है, लेकिन सबसे पहले जो हमारे सामने है उस बच्चे को बचाना होगा। कौन साहस करके इस पेड़ पर चढ़ेगा? भैया, आप इस बात की तनिक भी चिंता ना करें, मैं चढ़ जाऊंगा इस पेड़ पर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है रावत, तुम पेड़ पर चढ़ो और एक जना इसके साथ चढ़ जाओ, बच्चे को नीचे लेकर आओ और 4-5 लोग इधर उधर टॉर्च की रोशनी में देखो, बाकी के बच्चे भी यहीं कहीं होंगे। विजेंद्र के कहने पर बाकी लोग उसी पेड़ के आसपास इधर उधर रोशनी डाल के देखने लगे कि बाकी के 2 बच्चे कहां हैं। रावत और एक और नौजवान युवक आगे बढ़े, हिम्मत करके वो पेड़ पर चढ़ने लगे। जैसे जैसे वो पेड़ पर चढ़े, वो बिल्ली अपने रंग बदलने लगी। लेकिन रावत थोड़ा साहसी था। उसने अपनी कमर पर बंधे कपड़े में एक लाठी को अंदर फंसाया और उस पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ की शाखा पर जाने पर उसने देखा कि वो बिल्ली उसे एक महिला जैसी दिखाई देने लगी। उसके साथ साथ एक युवक और भी था जो भी ये सब देख रहा था कि वो महिला है, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था। लंबा सा घूंघट था। नीचे विजेंद्र खड़ा हुआ उनकी हिम्मत बढ़ा रहा था। बिल्ली की जगह महिला को देखकर रावत रुक गया। उसको रुका हुआ देखकर विजेंद्र ने कहा, क्या हुआ रावत, इतनी नजदीक जाकर रुक क्यों गया? बच्चे को पकड़ और फटाफट नीचे आ। भैया, क्या आपको अब भी बिल्ली ही दिखाई दे रही है? हाँ, बिल्कुल दिखाई दे रही है, अभी भी वैसे ही बैठी है। और नहीं तो क्या शेर है ऊपर? ऐसे क्यों पूछ रहा है तू? नहीं भैया, कुछ नहीं, ऐसे ही पूछ रहा हूं। मैं बच्चे को गोद में लेकर नीचे की तरफ लटकाता हूं, आप उसको पकड़ लेना, कहीं जमीन पर ना गिर जाए। गोद में लेकर वापस आना मुश्किल है, ये टहनी बड़ी नहीं है। हाँ तो आगे बढ़, लाठी रख एक हाथ में और मार साली इस बिल्ली को। मैं नीचे पकड़ लूंगा बच्चे को, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। अपना भी ध्यान रखना। जी भैया, आप चौकस रहना, क्योंकि पेड़ की शाखा पर बच्चे को साथ लेकर मैं वापस नहीं उतर पाऊंगा, और जैसा कि मुझे लग रहा है ये बिल्ली भी मुझ पर हमला करेगी, तो आप ध्यान रखना। अगर ऐसा हुआ तो मैं बच्चे को नीचे की तरफ फेंक दूंगा। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम बच्चे को नीचे फेंक देना, मैं संभाल लूंगा। रावत ने थोड़ी हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ा, क्योंकि उसे सामने स्पष्ट रूप से वो डर दिखाई दे रहा था। नीचे से विजेंद्र को बिल्ली दिखाई दे रही थी, लेकिन ऊपर उसको बिल्ली नहीं दिख रही थी। वहां बिल्कुल एक महिला दिखाई दे रही थी। रावत ने अपने पीछे चलने वाले युवक को इशारा किया कि वो लाठी तान कर रखे। बच्चे और रावत के बीच में बस अब थोड़ा सा ही फासला था। हाथ बढ़ाने पर बच्चा हाथ में आ सकता था, लेकिन माइंड में यह डर भी था कि कहीं वो महिला हमला करे और हड़बड़ाहट में बच्चा नीचे ना गिर जाए। इसलिए वो थोड़ी सावधानी से आगे बढ़ना चाह रहा था। रावत के दिमाग में सारे भगवान याद आ रहे थे। मन ही मन वो सबको याद कर रहा था। पैर कांप रहे थे, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और एक हाथ से बच्चे को पकड़ लिया। बच्चा बुरी तरह रो रहा था। उसने बच्चे को अपने सीने से चिपकाया और पीछे की तरफ आने लगा। उसने देखा कि वो महिला वापस बिल्ली के रूप में आ गई थी और अगले ही पल गायब भी हो गई। उसके गायब होते ही पायल की आवाज सुनाई देने लगी। उसके दिमाग में सारी तस्वीर साफ हो गई कि इसके पीछे क्या कारण है। अब वो धीरे धीरे पीछे की तरफ बढ़ रहा था। पीछे खड़े युवक ने उसको एक हाथ से सहारा दिया। अब सामने वो डर नहीं था, तो दोनों ने लाठियों को नीचे फेंका और पेड़ के तने के पास आने पर रावत ने बच्चे को नीचे की तरफ झुलाया। विजेंद्र ने उस बच्चे को पकड़ लिया। विजेंद्र ने बच्चे को गोद में लिया। अपने मोबाइल की रोशनी से बच्चे का चेहरा देखा, लेकिन एक दिन का बच्चा उसकी पहचान में नहीं आया कि यह किसका बच्चा है, क्योंकि अभी तक गजराज के बेटे को विजेंद्र ने देखा ही नहीं था। लेकिन आज ही जन्मा हुआ बच्चा था
देख करके अंदाजा लग रहा था कि ये उसी का भतीजा है। रावत और युवक दोनों पेड़ से नीचे उतर गए। बाकी के लोग इधर उधर देख रहे थे। पायल की आवाज सबको साफ साफ सुनाई दे रही थी। सब एक दूसरे की तरफ अचरज से देख रहे थे। मन में डर था। आधी रात का समय, शमशान के पास में सब लोग थे और पायलों की आवाज छन छन करती हुई सबके कानों में गूंज रही थी। सबके दिमाग में यह तस्वीर साफ हो गई कि गांव में हुए इन हादसों के पीछे क्या हो सकता है। आसपास के 2-3 खेतों में छानबीन करने के बाद ना तो पैरों के निशान मिले और ना ही कोई बच्चा मिला, ना ही किसी प्रकार से बच्चों के रोने की आवाज आ रही थी। थोड़ी देर छानबीन करके विजेंद्र और उसके साथी वापस उसी रास्ते पर गांव की तरफ आने लगे। गांव में पुलिस की गाड़ी का सायरन सुनाई दिया। विजेंद्र समझ गया कि पुलिस भी आ गई है। वो जल्दी जल्दी उस तरफ चलने लगा। शमशान के अंदर से वो गांव की तरफ बढ़ रहे थे कि एक चबूतरे के पास अचानक से टॉर्च की रोशनी में कुछ दिखाई दी। विजेंद्र के पांव रुके। उसने उधर गौर से देखा और उस तरफ चलने लगा। सभी धीरे धीरे सहमे हुए कदमों से आगे बढ़े और उस चबूतरे के पास जाकर देखा तो 2 बच्चे एक साथ एक तौलिए में लपेटे हुए पड़े थे। विजेंद्र ने इशारा किया तो एक आदमी ने आगे बढ़कर उन दोनों बच्चों को गोद में ले लिया और खुश होकर आगे की तरफ चल पड़े। सबके मन में खुशी की लहर दौड़ गई कि उन्होंने बच्चों को ढूंढ लिया है। मेन चौराहे पर पुलिस की गाड़ी खड़ी थी और उसके आसपास बहुत से आदमी इकट्ठा हो गए थे, क्योंकि गांव में वो खबर फैल गई थी कि नवजात बच्चे गायब हो रहे हैं। जिसके भी घर में लड़का हुआ था उस दिन या पहले 1-2 दिन में, तो वो सब लोग चौकन्ने हो गए थे। सरपंच साहब ने गांव में खबर फैला दी थी कि सब लोग जगे हुए रहें और अपने अपने बच्चों का ध्यान रखें। गांव में इस तरह का हादसा हो रहा है तो सभी लोग जाग रहे थे। पूरे गांव में रात्रि जागरण के जैसा माहौल बन गया था। विजेंद्र पुलिस की गाड़ी के पास आया। तीनों जो गायब बच्चे थे उनके पास थे। विजेंद्र के चेहरे पर खुशी थी कि उसने बच्चों को ढूंढ लिया है। इंस्पेक्टर साहब, बच्चे तो हमें मिल गए, लेकिन बच्चों को गायब करने वाले का कुछ अता पता नहीं है। और जैसा दृश्य हमने देखा था उसको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि बच्चे किसी नॉर्मल तरीके से गायब नहीं हुए थे। उनको गायब करने का कुछ अलग तरीका हो सकता है। आपके कहने का मतलब मैं समझा नहीं। क्या हुआ? मतलब अलग तरीका कैसे? वो तो बाद में डिस्कस करेंगे। पहले आप हवेली चलिए, वहां पर सारे लोग परेशान हो रहे होंगे। हाँ, ये भी सही बात है। ठाकुर साहब का भी फोन आया था मेरे पास। ठीक है, चलो जल्दी, गाड़ी में ही बैठ जाओ आप लोग। सब लोग पुलिस की गाड़ी में बैठ गए। जिसको अंदर बैठने की जगह नहीं थी तो कोई पीछे की तरफ लटक गया, लेकिन एडजस्ट हो गए, क्योंकि विजेंद्र के साथ 7-8 लोग थे। बाकी गांव के लोग इधर उधर से खबर मिलने के बाद आए थे। वो भी गाड़ियों के पीछे पीछे पैदल चलने लगे। कुछ ही देर में पुलिस की दोनों गाड़ियां हवेली के सामने थी और विजेंद्र बच्चों को लेकर हवेली के अंदर घुसा। ठाकुर साहब और कई लोग बैठे हुए थे। विजेंद्र ने वो बच्चा जो उसके हाथ में था उसको ठाकुर साहब को पकड़ा दिया। बड़े पापा, बच्चे तो मिल गए, लेकिन उनके गायब होने का तरीका मुझे कुछ अलग लगा। किसने गायब किया इसका तो पता नहीं चला, लेकिन बच्चों को लेकर के पहले यहां आना मैंने उचित समझा, इसलिए पहले हम लोग यहां आ गए। ठाकुर साहब, ये 2 बच्चे रो क्यों नहीं रहे हैं? नींद में है क्या? सुनो, इनको देखो, सांसें तो चल रही है ना इनकी। कुछ अनहोनी घटना न घट जाए। नॉर्मली बच्चे रोते हैं और इस तरह से इतने छोटे बच्चे इतनी देर तक चुप नहीं रह सकते। जैसा कि जो आपके हाथ में है वो रो रहा है, लेकिन ये दोनों शांत हैं। इनकी सांसें चेक कीजिए। बच्चों के न रोने की वजह से सब चिंतित थे। बच्चों को खाट पर सुलाकर सब चेक करने लगे कि उनकी सांसें चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं। दोनों बच्चों के शरीर शांत थे। बड़े बुजुर्गों ने देखकर पता किया कि दोनों बच्चे मर चुके थे। सिर्फ एक बच्चा जीवित था, जो कि बिल्कुल नवजात था, और तीनों गायब हुए बच्चों में से सबसे छोटा ठाकुर का पोता ही था। ठाकुर ने अंदर सूचना देकर दुर्गा को बुलाया और पहचान करने के लिए कहा कि जो जीवित बच्चा है वो किसका बच्चा है। दुर्गा, जरा तुम इस बच्चे को अंदर लेकर जाओ और पता करो कि ये कौन सा बच्चा है।
अपना है या फिर जो और गायब हुए थे उनमें से कोई है? यह तो हम भी बता सकते हैं, क्योंकि हम पूरे दिन से बच्चे के साथ थे। मुझे बच्चा दिखाइए, अपना वाला तो मैं जानती हूँ। फिर तुम जल्दी से देखकर बताओ ये किसका बच्चा है। दुर्गा बच्चे को देखती है। सबकी सांसें थमी हुई थीं कि किसका बच्चा जीवित मिला है और जो 2 बच्चे मर चुके हैं वो किसके हैं। सबकी नजरें दुर्गा पर टिकी हुई थी कि दुर्गा क्या कहेगी। ठाकुर साहब के बच्चे की सबको ज्यादा फिक्र थी। बाकी के 2 बच्चों की इतनी फिक्र इस वक्त हवेली में जमा लोगों को नहीं थी, लेकिन उन्हीं जमा लोगों में से 2 वो भी थे जिनके बच्चे गायब हुए थे। उनकी भी सांसें अटकी हुई थी। अभी तक उन्होंने भी नहीं देखा था कि जो 2 बच्चे इस वक्त खाट पर थे और जिनके मरने की पुष्टि हो चुकी थी वो कौन थे। बच्चे कपड़ों से ढके हुए थे। दुर्गा ने बच्चे का चेहरा देखा और उसके चेहरे पर थोड़ी खुशी दिखाई थी। उसने ठाकुर साहब की तरफ देखा और कहा, यह तो अपना ही कुंवर है। ठाकुर साहब, अपना कुंवर सही सलामत वापस मिल गया। हे देवी माँ, तेरा लाख लाख शुक्र है। दुर्गा के ऐसा कहने पर ठाकुर साहब और हवेली के बाकी लोगों ने तो राहत की सांस ली, लेकिन वो दोनों लोग दौड़ते हुए आगे आए। खाट पर सोए हुए बच्चों को देखा और अपने अपने बच्चों को उठा लिया। अपने सीने से लगाकर वो दहाड़ मारकर रोने लगे। हवेली में एक बार फिर मातम सा छा गया। ठाकुर साहब को भी इस बात का दुख था कि वो दोनों बच्चे मर गए। अपने बच्चे के जिंदा मिलने की खुशी उतनी बड़ी नहीं थी जितनी उन 2 बच्चों के मरने का गम था। ठाकुर के अलावा शायद कोई और नहीं था जिनको उन 2 बच्चों के मरने पर इस वक्त उतना दुख हो रहा था। किसी तरह से वहां पर जमा लोगों ने दोनों को ढांढस बंधाया और डॉक्टर को बुलाने की बात कही। सोचा कि हो सकता है बच्चे गहरी नींद में हों। कोई चुड़ैल या डायन बच्चों को लेकर गई थी तो कुछ काला साया उन पर पड़ा है और कुछ देर के लिए बच्चे गहरी नींद में सो गए हों। शायद इतने छोटे बच्चों की सांसों का पता भी ना चले, तो डॉक्टर को बुलाना जरूरी है। किसी तरह से उन लोगों को चुप कराने के बाद ठाकुर साहब ने डॉक्टर को फोन किया और तुरंत हवेली में आने को कहा। इधर वो दोनों अपने बच्चों को गोद में लिए हुए जमीन पर बैठे बुरी तरह से रो रहे थे। कुछ लोग उनको सांत्वना दे रहे थे। ठाकुर साहब के पोते को दुर्गा अंदर ले गई थी। अंदर बच्चे को जीवित देखकर सभी महिलाएं खुश हो गईं। लाड कंवर जो अब होश में थी, उसने बच्चे को गोद में लिया और रोने लगी। महिलाएं आपस में तरह तरह की बातें करने लगी। ठाकुराइन, देवी माँ की बड़ी कृपा है आज हवेली पर, जो बच्चा सही सलामत मिल गया। हाँ बहन, यह तो चमत्कार ही है। कुछ दिन पहले मेरे मायके में भी ऐसा ही हुआ था। एक डायन आई और एक साथ 5 बच्चे गायब हो गए। आज तक नहीं मिले वो। गांव वालों ने काफी ढूंढा उनको। क्या कह रही हो तुम? डायन? अरे ठाकुराइन, बच्चे को देवी माँ की लौ में से बाहर निकालो अभी। क्या पता वो डायन यहाँ भी आई हो। क्या कुछ काला जादू किया होगा उसने। हाँ मांझी साहब, बाहर 2 बच्चे और भी थे, अपने ही गांव के थे। लेकिन मांझी साहब क्या बताऊं, वो दोनों बच्चे मर चुके थे। क्या कह रही है दुर्गा? अपने ही गांव के? हाँ काकी, बाहर पूरा गांव इकट्ठा है और वो बच्चे अभी तक हवेली में ही हैं। जब मैं आई थी तब। अरे किसके हैं वो बच्चे? बेचारे कौन इस डायन की चपेट में आए हैं, यह तो पता नहीं चला ताई, लेकिन इतना मैंने सुना था कि यह बच्चे गांव के ही हैं। ये सब सुनकर के लाड कंवर जोर से रोने लगी। उसने अपने बच्चे को कसकर सीने से चिपका लिया। ठाकुराइन ये देखकर समझ गई कि बहू डर रही है, तो उसने सभी महिलाओं को चुप कराया। अरे तुम सब शांत हो जाओ और बाहर चलो। यहाँ बहुरानी को अकेले रहने दो कुछ देर, और दुर्गा तू यहीं रह। ध्यान रखना, इस बार लापरवाही मत करना, पूरी चौकसी के साथ रहना, समझी? जी माँ जी सा, आप चिंता ना करें, मैं नहीं डरती किसी डायन वायन से। ठाकुराइन ने दुर्गा को समझाया और बाकी महिलाओं को लेकर बाहर आ गई। लेकिन महिलाएं अब भी ठाकुराइन को कुछ टोने टोटके बता रही थी। डायन का साया उतारने के कई तरीके बताए गए, लेकिन ठाकुराइन ने सबकी बात को सुनकर अनसुना कर दिया।
वो घर में बने मंदिर में जाकर देवी मां से प्रार्थना करने लगी। उधर बाहर डॉक्टर साहब आ गए थे। उन्होंने चेक किया तो दोनों बच्चे मर चुके थे। रात के करीब 2 बज चुके थे। ठाकुर साहब ने बाकी लोगों को घर भेजा और कुछ समझदार लोगों को रतन और धनीराम के साथ उनके घर जाने को कहा। पूरी तरह से टूट चुके रतन और धनीराम बिलखते हुए हवेली से रवाना हुए। घर की औरतें भी उम्मीद लगाए हुए दरवाजे पर नजर गड़ाकर बैठी थी। जैसे ही बच्चों की लाशें घर पहुंची तो कोहराम मच गया। दोनों तरफ से चीत्कारें सुनाई देने लगी। रात्रि के सन्नाटे में वो आवाजें और जोर से सुनी जा सकती थी, जिनसे आधा सोया हुआ गांव भी जाग गया। लोग इधर उधर भागने लगे और जैसे तैसे पता करके उनके घर तक पहुंचे। इस मुश्किल क्षण में गांव के लोग रतन और धनीराम के घर इकट्ठे हुए और उनको किसी तरह से शांत करने की कोशिश करने लगे। इधर हवेली में खुशी थी, लेकिन एक अनजान डर सबके मन में बैठ गया था। नींद तो पूरे गांव से ही आज रूठ चुकी थी और मातम ने अपना डेरा पूरी तैयारी से जमा लिया था। गांव के सरपंच होने के नाते ठाकुर भवानी सिंह भी कैसे चैन से बैठते। उनको भी जाना था। एक घर पर विजेंद्र को भेजा और एक घर पर खुद गए। परिवारजनों को सांत्वना दी। खैर, बड़ी मुश्किल से सुबह हुई। पूरा गांव सन्नाटे में था। जहां रात को रोने की आवाजें आ रही थीं, वहीं अब एकदम से शांति छाई हुई थी। उन बच्चों के घरवालों की आंखों के आंसू भी अब सूख चुके थे। शरीर उठने की भी गवाही नहीं दे रहा था। गांव के सभ्य और बुजुर्गों ने समझा बुझाकर किसी तरह से बच्चों का रिवाज के अनुसार पुलिस की मौजूदगी में अंतिम संस्कार करवाया। ठाकुर साहब ने गांव की पहरेदारी के लिए इंस्पेक्टर से पुलिस प्रोटेक्शन की मांग की और दोनों परिवारों को अपनी तरफ से 50-50 हजार की आर्थिक सहायता की घोषणा की। सुबह के 10 बजे तक गांव कुछ सामान्य हुआ। लोग बाग अपने अपने घरों की तरफ जाने लगे और ठाकुर हवेली में आ गए। वो अंदर से दुखी थे। विजेंद्र उनके पास ही बैठा था। विजेंद्र, तुमने कुछ गौर किया? क्या बड़े पापा, आप ही बता दीजिए। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया कि ये सब क्या हुआ और क्यों हुआ। रतन के 4 बेटियां हैं, धनीराम के भी 3 बेटी हैं और गजराज के भी 4 बेटी। मतलब ये उन्हीं घरों पर हादसा हुआ है जिनके पहले बेटियां थीं और अब पहला ही बेटा हुआ था। हाँ बड़े पापा, लेकिन मैं समझा नहीं, इससे क्या पता चल सकता है? मतलब कि ये काम किसी सामान्य इंसान का नहीं है। हमारे गांव पर किसी डायन या चुड़ैल का साया है और हमें वो किसी भी तरह से दूर करना है, नहीं तो ये सब होता रहेगा। जरूरी नहीं कि हम हर बार किसी को बचा सकें, और आज 2 बच्चे इस गांव ने खोए हैं, कल को ज्यादा भी हो सकते हैं। अब हमें क्या करना चाहिए? पुलिस गांव में पहरा लगाएगी, वो मैंने बात कर ली है, लेकिन तुम भी अपने आदमियों के साथ चौकस रहो। रात के समय हर रास्ते पर कड़ी नजर रखो। जी बड़े पापा, आप चिंता ना करें, मैं बिल्कुल भी लापरवाही नहीं होने दूंगा इस काम में। तभी अंदर से दौड़ती हुई दुर्गा आती है। ठाकुर साहब, जल्दी अंदर चलिए, माची सा ने बुलाया है। जाकर देखो, गजब हो गया। पता नहीं आज हवेली को किसकी नजर लग गई।